मैं मनीष कुमार झा, IIT ISM धनबाद का एलुमनी, और मैं वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर IIT ISM फाउंडेशन धनबाद में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। 2007 में मैंने ह्यूमन राइट्स के कोर्स में दाखिला लिया था। उसी दौरान धनबाद के जेल अधीक्षक श्री हामिद अख्तर खान सर की मुलाकात मुझसे हुई। सर का ह्यूमन राइट्स कोर्स में दाखिला लेना और एक जेल सुप्रीडेंट का ह्यूमन राइट्स कोर्स के प्रति आकर्षित होना मुझे सहसा उनके व्यक्तित्व के प्रति एक आकर्षण पैदा कर गया। मैं आज आपकी मुलाकात उन्हीं शख्स से कराना चाहता हूँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में और एक बेहतर इंसान के रूप में समाज को बहुत कुछ दे गए हैं, और सर के रिटायरमेंट के बाद सर के अगली प्लानिंग के बारे में जानता हूँ। सर, धनबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आपके रिटायरमेंट के बाद क्या प्लानिंग चलते हैं और कैसे जीवन गुजर रहा है? मैं नौकरी के दौरान भी एक मल्टीटास्किंग आदमी था, बहुत कुछ करता रहता था, और आज भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। नौकरी के अलावे जितनी भी चीजें मैं वो सब कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत बागवानी कर रहा हूँ, कुछ खेती करना शुरू करने जा रहा हूँ, कुछ पशुपालन कर रहा हूँ, कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ शौक है, गाने सुनता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, सारा कुछ चल रहा है। इतना सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख काम क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मेरा अभी सबसे प्रमुख काम है ट्रेडिंग। मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सर, रिटायरमेंट के बाद तो लोग सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग तो सेबी के सर्वे के अनुसार 90% लोग इसमें लॉस में रहते हैं और 10% लोग ही फायदे में रहते हैं। तो सर, आप इतना रिस्की काम कैसे अडॉप्ट किए, क्यों अडॉप्ट किए, और इसके प्रति क्या रीजन है? सर देखिए, कोई भी काम रिस्की है या नहीं है, इसको देखने का एक पैमाना होता है। गिलास में पानी भरा हुआ है, वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, वो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। आपने जैसे मुझसे कहा कि आप ऐसे काम में हैं जिसमें कि 90% लोग फेल करते हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग ये एग्जाम देते हैं? ये सर तो 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं। कम से कम 10 लाख लोग। कम से कम 10। इसमें यूपीएससी फाइनली कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं? 0.25% सर। 0.25%। तो वहाँ फेलियर रेट ज्यादा है। जी बिल्कुल सर। आप मुझसे ज्यादा रिस्की काम तो आप कर रहे हैं। यस सर, मैं उस काम में हूँ जहाँ 90% लोग सफल है। तो मेरा देखने का नजरिया ये है चीजों का। और दूसरी बात है कि मैं नौकरी में कुछ चैलेंजिंग काम तो जरूर थे, जेल टू जेल डिपेंड करता था, बट आफ्टर रिटायरमेंट भी मुझको एक चैलेंजिंग काम चाहिए था। और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था, और मुझको एक चैलेंजिंग काम की आवश्यकता थी, अपना दिमाग का सेटिस्फैक्शन के लिए, दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग को ही चुना, और ट्रेडिंग में भी जो सबसे टफ काम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मैंने उसको चुना। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी जो सबसे टफ प्रोडक्ट है, मैंने बिटकॉइन को चुना। इसको चुनने के पीछे मेरा रीजन यही है कि मैं खुद को चैलेंज करके देखना चाहता हूँ। और आपने जो अभी सेबी के स्टडी के बारे में बताया कि 90% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फेल होते हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उतने बड़े लोग जो फेल हो रहे हैं उसमें, तो उनकी फेलियर की वजह क्या है। मैं भी तो फेल करूंगा तो किसी ना किसी वजह से ही फेल करूंगा। आपके एक्सपीरियंस के अनुसार क्या लगता है सर, गवर्नमेंट का क्या रीजंस है और क्या कहाँ मिस्टेक लैक्यूना है सर, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत सारे लोग फेल कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट का तो लैक्यूना इसमें हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट एक बात ये है, इसको आप, चूंकि मैं टीचिंग लाइन से भी बहुत जुड़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सरल लैंग्वेज में चीज़ों को बतलाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, और सरकार गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की मान्यता या जो मानक है उसको समाप्त कर देती है कि कोई भी गाड़ी चला सकता है। तो एक 7 साल का बच्चा भी निकल जाएगा गाड़ी लेकर के रोड में, वो किसी को भी ठोक सकता है या किसी गाड़ी से भी उसको ठोकर लग सकता है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी वही हो रहा है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी कर रहा है। हाँ, इसमें एक बाध्यता होनी चाहिए थी, मिनिमम स्टडी। हाँ, कम से कम जो आदमी 5 साल कैश मार्केट में कमा लिया वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आए। और अभी कुछ नहीं है। अभी आप डीमैट अकाउंट खोलिए, 5-10 हजार रुपये अपने अकाउंट में डालिए, बस शुरू हो जाइए। तो ऐसे तो काम नहीं होता। ये काम काफी एक्सपीरियंस का, पेशेंस का और डिसिप्लिन का है। और सीखते सीखते अब मुझको ही इस काम को सीखने में लगभग 20 साल से ऊपर लगे हैं। और कोई बच्चा वो जो अभी जस्ट 18 साल का हुआ है, वो डीमैट अकाउंट खोलता है और सीधे यही चालू कर देता है। आज हिंदुस्तान ने जो 18 करोड़ के आसपास, शायद लगभग इसी के आसपास डीमैट अकाउंट्स खुल गए, और वो भी सारे डीमैट अकाउंट्स कोविड के बाद खुले हैं, ज्यादातर 90% डीमैट अकाउंट। और उस डीमैट अकाउंट में जितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करके वो लूज कर रहे हैं। और वो लूज कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट तो ये जीरो सम गेम है। एक आदमी लूज करता है, दूसरा आदमी गेन करता है। तो यहाँ गेन कर रहे हैं FIIs लोग, विदेशी लोग,
पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट करके ले गई और अभी FII लोग सब पैसा लूट करके ले जा रहे हैं। तो बिना नॉलेज के आप काम कर रहे हैं एंड सरकार को भी इसमें STT एंड ये वो मिल जाता है टैक्स के रूप में कुछ, तो सरकार भी खुश है कि चलो मेरा तो अभी STT भी फिर बढ़ा दिया गया है, तो सरकार का तो खजाना बढ़ते जा रहा है। तो सरकार भी शायद बेबी, अब जैसे आप सिगरेट का ही आप देख लीजिए, सिगरेट के डब्बे में लिख देने से कि ये हानिकारक है, इसको पीने से कैंसर हो जाता है, क्या लोग बंद कर रहे हैं? नहीं। अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि हमको ये चीज बंद करना है तो बंद कर देना, ITC में ताला लग जाना चाहिए। आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आप डब्बे में ये भी लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कुछ विरोधाभास है और इसको सोचना चाहिए। तो मेरा जो सोचने का जो तरीका है वो यही है कि फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। तो मैं खुद भी लर्न करूंगा और लोगों को मैं दिखाना भी चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ कि इस तरह से काम किया जा सकता है, कम से कम रिस्क में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया जा सकता है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर मैं भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी साफ हो जाऊंगा और वो दुनिया के लिए एक बहुत लर्निंग का सबक होगा। सर, अपने दर्शकों को बताएं कि शेयर मार्केट के बारे में कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या नॉलेज गेन करना चाहिए और कैसे नॉलेज गेन करना चाहिए ताकि रिस्क एसोसिएशन कम हो। देखिए, जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पहले क्लास 1 2 मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, ये उसी तरह से इसमें भी स्टेप वाइज चलने का तरीका होना चाहिए। आप किसी भी क्लास को जंप करके नहीं जा सकते, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट का जरिया है ना, तो आपको तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट इसमें क्यों कर रहे हैं, आपको जरूरत क्या है शेयर मार्केट में आने का, आप FD ही क्यों नहीं करते हैं, आप सरकार का बॉन्ड क्यों नहीं खरीदते हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप इसमें आ क्यों रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें क्यों आ रहे हैं, सबको है कि पैसा सब लोग कमा रहे हैं। वो भेड़ चाल चली जा रही है। तो भेड़ चाल वाला तो यहाँ सक्सेस कभी भी नहीं पा सकता है। इसके लिए आपको क्रमवार तरीके से सीखना होगा और मेरा मकसद भी यही है कि लोग क्रमवार सीखे और मैं खुद करके, हार के या जीत के बताना चाहता हूँ कि इसमें काम कैसे होता है। तो सर कुछ टॉपिक्स बताएं जिसके बारे में सर लोगों में दर्शकों को, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताएं। जरूर, बिल्कुल। ये एक डिस्कशन काफी लंबा होगा मनीष जी, और आप मैं तो धनबाद में आया हूँ कुछ ही घंटों के लिए, तो ये डिस्कशन लंबा होगा। और चलिए, आपसे मिलते रहेंगे और ये हम लोगों का ये चलेगा, ये सिलसिला, ये सीरीज काफी लंबा चलेगा और काफी कुछ लोगों को सीखने को और इससे लर्निंग हासिल करने का मौका मिले। तो मैं चाहूंगा कि एक, चूंकि मेरी भी जानकारी कम है शेयर मार्केट में, तो आप एक सीरीज के माध्यम से एक सर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं ताकि लोग का और आदमी भी उसको आसान लैंग्वेज में सीख सके और इससे कम से कम गवर्नमेंट के लॉस भी कम हो सके और लोग का रिस्क एसोसिएशन कम हो सके। एकदम। थैंक यू सर। थैंक यू।